इस मूवमेंट से क्या हमको सीखने को मिला, किन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर इस मूवमेंट ने वापस से एम्फोसिस लाके जो है वो खड़ा किया है। करप्शन इन इंडिया हैज नाउ बिकम सिस्टमैटिक एंड सिस्टेमिक। ये दो धड़े में हमको समाज बटा हुआ नजर आया और सोशल मीडिया और जो जेंजी है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप नहीं कर सकते कि हर अधिकार जो है उसके साथ जुड़े हुए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इज इमोशनली इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मूड ऑफ द नेशन। हेलो एवरीवन, आप सब लोग जैसा जानते होंगे कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये जो एक बहुत ही फेमस जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और ये जो एक पॉपुलर स्ट्रगल था, पॉपुलर जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट से क्या हमको सीखने को मिला, क्या इससे हमारे की टेक अवेज रहे, क्या चीज़ें इस मूवमेंट ने हमको प्रूव की हैं और क्या दिखाई हैं और किस तरफ ये मूवमेंट जो है वो आगे इशारा करता है, क्या की टेक अवेज हैं इसके बारे में मैंने सोचा कि एक आपसे वीडियो के फॉर्म में बात कर ली जाए कि ये मूवमेंट से हमारी क्या क्या जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई और क्या क्या लर्निंग्स जो है वो रही। तो पेस्टल एनालिसिस करके हम समझते हैं एक एक करके। पेस्टल एनालिसिस में देखते हैं कि पहले अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल लेवल पे ये मूवमेंट ने हमको क्या सिखाया है, क्या दिखाया, किन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, किन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर इस मूवमेंट ने वापस से एम्फोसिस लाके जो है वो खड़ा किया है। तो जैसे आजकल आप बात करेंगे तो एक वर्ड अभी चल रहा है बहुत फेमस, वो है मेमोक्रेसी या मीम वाली डेमोक्रेसी। तो मीम प्लस डेमोक्रेसी को मिला के वर्ड बना दिया है मेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल सोशल मीडिया से ड्रिवन है। और ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट की शुरुआत आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति, अब किसी एक व्यक्ति तो खैर उनको नहीं कहना चाहिए, कि वो एक सीजेआई, जो पुराने सीजेआई थे, एक्स सीजेआई, ने ऐसे युवाओं को कॉकरोच बोला और बोला कि वो युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, ये युवा जो है ये कॉकरोच की तरह सिस्टम को खोखला करते हैं एक्टिविज्म करके। और वहां से एक अमेरिका में पढ़ने वाले एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय छात्र ने इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट की जो है वो शक्ल दी, कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दिखाती हैं कि जो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिबेट, डिस्कशंस हैं, जो पॉलिटिकल डायलॉग है, जो पॉलिटिकल समझ है, वो सब सोशल मीडिया शेप कर रहा है आज के ज़माने में। तो ये एक मिमोक्रेसी एक शब्द है उसके लिए। फिर कुछ जो पॉलिटिकल आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमको दिखते हैं यूज़ होते हुए, वो है अकाउंटेबिलिटी। कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें जो सीजेपी थी, कॉकरोच जनता जनता पार्टी, इसकी सबसे बड़ी मांग क्या थी कि ये जो पेपर लीक हुआ है, अभी बहुत सारे पेपर लीक हुए भारत में, पर अभी स्पेसिफिक जिस बात के लिए डिमांड हो रही थी, क्योंकि 20 या 21 बच्चों ने सुसाइड किया, ये जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उस केस में। तो उनका ये कहना था कि अल्टीमेटली जो अंतिम रूप से जो जिम्मेदारी बनती है वो यूनियन होम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। तो यहाँ पे एक आइडिया है अकाउंटेबिलिटी का कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो अंतिम अकाउंटेबिलिटी है वो पॉलिटिकल मास्टर की होती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक हेड होते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर एक पॉलिटिकल हेड होता है। तो अंतिम रूप से जो अकाउंटेबिलिटी है वो पॉलिटिकल क्लास की है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है। अगला कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार को जनता की मांगों को मानना ही पड़ेगा। एक लोकतंत्र की शुरुआत ही इसी बुनियादी आइडिया से है कि ये जनता के लिए सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और इट हैज टू बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और जो लेजिटिमेट डिमांड है जनता की उसको सरकार को सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेसी के भीतर कि ये डेमोक्रेसी में जनता का पार्टिसिपेशन केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। जनता का पार्टिसिपेशन ये प्रोटेस्ट के माध्यम से भी जनता पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और वो जनता ने दिखाया, खास तौर से भारत के युवाओं ने। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कहता है कि सरकार और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जनता ने ही सरकार को शक्ति दी है। ये जो सरकार है ये किसी डिवाइन राइट के तहत नहीं है। इस सरकार को राज करने का जो अधिकार है वो किसी दैवीय शक्ति से नहीं मिला, परंतु हमसे अधिकार है सरकार को रूल करने का। हमने सरकार को अधिकार दिया है और हमारे कारण ही सरकार अस्तित्व में आई है और हमारे लिए ही सरकार काम कर रही है।
तो ये जो थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर ने दी थी और फ्रांसीसी क्रांति में इसने एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया। अगला है फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की जो करेंसी है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने वाला जो करेंसी है, जो टोकन है, वो है पब्लिक ट्रस्ट की जनता का भरोसा अगर सरकार और सरकारी सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस और कानूनों से अगर कमजोर होगा तो वैसे देश की जो सरकार है वो इफेक्टिवली नहीं चल पाएगी। अल्टीमेटली वहां पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट होगा। तो ये जो है वो पब्लिक ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है। और फिर एक कॉन्सेप्ट जो भारत के भीतर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बहुत तह तक करप्शन जो है वो घुस चुका है। करप्शन को लेके एक बात बोली जाती है कि करप्शन इन इंडिया हैज नाउ बिकम सिस्टमैटिक एंड सिस्टेमिक, कि सिस्टम के हर कोने तक, हर कण तक जो है वो करप्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये जो करप्शन है, इस करप्शन ने इरोड किया है पब्लिक ट्रस्ट को और उसने सवाल के घेरे में, कटघरे में खड़ा किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट को, डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबिलिटी को। और यही जो अभी इस्तीफा हुआ है यूनियन होम मिनिस्टर का, ये इस्तीफा दिखाता है कि वापस से जनता का जो श्रद्धा है वो इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो आप देखेंगे कि कितने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट साइट पे बैठे हुए जो लोग थे, खासतौर से दिल्ली के जंतर मंतर में, वहां लोगों ने अलग अलग तरीके के क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स और ई कॉमर्स वेबसाइट से लोगों को खाने का सामान और एसेंशियल आइटम्स जो है वो पहुंचाया। तो इकोनॉमिक स्तर पे हम ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके की जो कंपनीज हैं इन्होंने अभी काफी मुनाफा जो है वो कमाया होगा और इन कंपनीज का जो है वो बहुत ज्यादा उनको पब्लिसिटी भी जो है वो मिली होगी। अगला हम बात करें सोशल लेवल पे, अगर हम देखें तो सामाजिक स्तर पे किन चीजों को देखने को मिलता है हमको, तो हमने एक तरफ तो देखा कि समाज में सॉलिडारिटी दिखी, खास तौर से तब जब पुलिस एक्शन हुआ जंतर मंतर पे 20 तारीख को। उसके बाद समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनता के साथ, खासतौर से वो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके साथ जनता भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़ गई और समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो इकट्ठा होता हुआ हमको नजर आया। तो एक तरफ जहां हमको सॉलिडारिटी दिखती है, वहीं दूसरी तरफ हमको समाज में डिवीजन भी देखने को मिला। वो लोग जो सरकार के पक्ष में थे और वो लोग जो स्टूडेंट्स के पक्ष में थे, ये दो धड़े में हमको समाज बटा हुआ नजर आया। और ये दोनों ही पक्षों के अपने एक स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस और बिलीफ्स थे और इन दोनों को ही सब्सटैंशिएट करने के लिए दोनों पक्षों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ था, वीडियोस थे, प्रूफ थे, जहां ये दोनों पक्ष प्रूव कर रहे थे कि ये कैसे सरकार जो है यहाँ सही है और कैसे दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो है उनको समर्थन करने वाले लोग अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो रख रहे थे। तो एक तरफ हमको सॉलिडारिटी भी दिख रही है और एक तरफ डिवीजन भी दिखा। बहुत खास बात है ये। अगला अगर हम बात करें तो हमको डेमोग्राफी और ये जेनजी का टर्म जो है वो यहाँ से वापस से जो है वो लाइमलाइट में आया। जेनजी दरअसल वो बच्चे हैं जो 1997 से लेके 2012 के बीच की जिनकी पैदाइश है उनको हम जेनजी बोल रहे हैं। मतलब 14 साल से लेके 29 साल तक के जो युवा हैं भारत के, ये जो है वो जेनजी है और इन्होंने ये दिखाया है कि ये पॉलिटिकली अवेयर और सेंसिटिव हैं और इनको जो है वो हम हल्के में नहीं ले सकते। जो ये माना जाता था कि ये जो जेनजी हैं ये और सोशल मीडिया और जो जेनजी है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप नहीं कर सकते, इनका जो है इनको बहुत लाइटली जो है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन स्ट्रीम और जो पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उन्होंने शायद इतना सीरियसली जेनजीज को, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन को और सोशल मीडिया की ताकत को शायद कम आंका होगा। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैपिटल मतलब म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ ट्रस्ट एंड एम्पथी एंड कंपैशन एंड सॉलिडारिटी विद इन द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, विद इन द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ये भी हमको देखने को मिला कि लोगों ने जो है वो अलग अलग जो सोशल डिविजन्स हैं भारत में, चाहे वो कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, रीजन का हो, लैंग्वेज का हो, इन सारे डिविजन्स को छोड़ एक मुख्य, एक बड़ा तबका जो है भारत का, खासतौर से बच्चे, वो एक साथ होते हुए नजर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सोशल कैपिटल जो है उस वक्त बढ़ता हुआ नजर आया।
उम्मीद है कि ये सोशल कैपिटल आगे भी बढ़ेगा। अब वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कि ये सोशल कैपिटल बढ़ता है या फिर कोई और डिविजिव फैक्टर जो है वो हावी हो जाता है और हमारे बीच में डिविजन्स क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे देखें तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की जो ताकत है वो नजर आई, और अब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पंडित्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अब सोशल मीडिया की ताकत को समझेंगे। तो यहां से हमको ये सोशल मीडिया की ताकत समझ में आई। और एक और चीज आपने देखी होगी कि कई सारी वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कि दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर हैं उसको यूज किया था, है ना। और उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके दिल्ली पुलिस फाइंड आउट करना चाह रही थी कि कोई एंटी सोशल या कोई जो है वो गुंडा तत्व जो है वो भीड़ में शामिल होके उस भीड़ का गलत फायदा जो है वो ना उठाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि पुलिसिंग में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके पुलिसिंग को बेहतर किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम यहाँ बात करें इंस्टा एल्गोरिदम्स की, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम्स एक बार फिर से जो है वो लाइमलाइट में आई कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया की एल्गोरिदम है वो ऐसा बबल क्रिएट करती है। अगर आप दो लोगों की इंस्टाग्राम फीड देखेंगे, एक वो है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहा है, उसको वही रील्स आएंगी जो सपोर्टिंग रील्स होंगी, जो उसके ऑलरेडी हेल्ड जो ओपिनियन है उसको क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। तो हमारे कंफर्मेशन बायस को और ज्यादा क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करते हैं ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स। तो दूसरा, अगर आप एक ऐसा किसी व्यक्ति का फीड देखेंगे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ठीक नहीं मान रहा था किन्हीं भी कारणों से, उनके पास वही फीड आएंगी और वही इंस्टाग्राम पे रील्स आएंगी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हमको ये समझ जाना चाहिए कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त भी हमको अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना है। हर सोशल मीडिया की फीड को जो है वो वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू, रादर वी शुड टेक एवरी कंटेंट दैट वी सी ऑन सोशल मीडिया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमको उसमें हमेशा एक क्रिटिकल एंगल जो है वो देखना है। और यहां पर ही हमको सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल मीडिया का जो चैलेंज है ना, सोशल मीडिया के साथ जो जुड़ा हुआ जो चैलेंज है, जो फेक न्यूज़ है और जो डीप फेक्स वगैरह है, ये सब के चैलेंज के तौर पे भी हमको नजर आया। अगर हम लीगल लेवल पे अगर आके देखें तो भारत के अंदर यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उसके बारे में वापस से इसके ऊपर फोकस आया कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट की क्या स्थिति है भारत में। तो देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट भारत में एक मौलिक अधिकार के तौर पे, एक फंडामेंटल अधिकार के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जिसका संबंध आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) से है। और 91(c) भी देख सकते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, की कांग्रेस जनता पार्टी एक एसोसिएशन बना, असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, जंतर मंतर और भारत के कई शहरों में जहां पे बच्चे इकट्ठा हुए, इंदौर के अंदर भरतपुर में बच्चे इकट्ठा हुए। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये कई सारे हमको जो है भारत के संविधान के अंदर ऐसे अधिकार और क्लॉजेस मिलते हैं जो राइट टू प्रोटेस्ट देते हैं। परंतु ये बात समझनी होगी कि हर अधिकार जो है उसके साथ जुड़े हुए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। No right can be absolute in sense. It should neither be absolute and it cannot be absolute. It is neither desirable nor feasible to have absolute rights. हर अधिकार के साथ जुड़े हुए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं और उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस को यह बल मिलता है या पुलिस के पास ये अधिकार आता है कि ऐसी असेंबली जो कि अनरूली हो रही हो, उस असेंबली को कंट्रोल किया जा सके। अब उस असेंबली को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जब अपना एक्शन करती है तो यहां पे एक और लीगल पहलू आता है। ये लीगल और एथिकल पहलू दोनों है, वो है प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स। प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ भी जुड़ सकता है कि अगर जनता जो है, अगर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस के पास भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से अगर पुलिस को लाठी चार्ज भी इस्तेमाल करना है तो लाठी चार्ज का भी एक तरीका है करने का। यू शुड नॉट और पुलिस शुड नॉट हिट अबव द वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन के बिलो ही पुलिस को करना है लाठी चार्ज, और वो भी तब जब एब्सोल्युटली इट इज नेसेसरी, और उतना ही बल का प्रयोग करना है जितना सामने वाला बल का प्रयोग कर रहा है। डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ जो फोर्स है उसकी कई घटनाएं यहां पे सामने आई हैं।
अगला है फिर आपका कि पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। हमने कई ऐसे वीडियोस भी यहाँ सामने आए कि जहाँ पे पुलिस के कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के काम कर रहे थे, या बिना यूनिफॉर्म के वहां पे उनके पास जो है वो लाठियां या आर्म्स कैरी कर रहे थे। तो क्या ये लीगली वैलिड है कि नहीं, ये एक मसला है देखने लायक। और अगर हम एथिकल लेवल पे बात करें तो यहां वो चीज जिसने जो भावनाएं हैं वो स्टूडेंट के पक्ष में करने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण रहा, वो था 20 तारीख को पुलिस का लाठीचार्ज। अगर ये लाठीचार्ज पुलिस का ना हुआ होता तो ये जो सोशल सॉलिडारिटी बनी है और ये जो मूवमेंट जिसको मैं बोल रहा हूं पॉपुलर मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट का मतलब ये है कि एक बड़े तबके का, समाज के एक बड़े तबके का साथ उन लोगों के साथ था जिन लोगों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो अगर वो पुलिस ब्रूटैलिटी ना हुई होती, अगर वो लाठीचार्ज करके इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर्स को उस तरीके से डिस्पर्स ना किया गया होता, शायद ये मूवमेंट इतना बड़ा ना हो पाता, शायद। ठीक, तो ये इसके साथ जुड़े हुए कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मीडिया के ऊपर, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए कुछ बात देखिए। तो यहां हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत गहरा जो है वो सदमा लगा है, और एक बहुत गहरा जो है वो आघात हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। कि मेन स्ट्रीम मीडिया की अब क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो उठने लगा है। हालांकि हम ये देखते थे पिछले कुछ समय से, जब से सोशल मीडिया जो है वो इमर्ज हुआ था, तब से वैसे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी पॉपुलैरिटी, उसका इस्तेमाल और उसके द्वारा कैरी किए जाने वाले पॉलिटिकल नैरेटिव्स में थोड़ी कमजोरी तो आई थी। परंतु इस समय जो आपने प्रोटेस्ट्स के दौरान की वीडियो देखे होंगे कि जहां पे बच्चों ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, क्योंकि उन लोगों ने इस शुरुआत में जो ये इसको समझा था कि ये बहुत छोटा सा कोई मूवमेंट होगा, 2 4 5 हजार बच्चे जो है वो इकट्ठा होंगे, तो इन्होंने उस बच्चों की और सोशल मीडिया की पावर को कंप्लीटली इग्नोर किया। और बहुत समय तक फिर उसके बाद इस तरीके से पोर्ट्रे किया, टू अ लार्ज एक्सटेंट एक बड़े हिस्से ने, पॉपुलर मीडिया के या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बड़े हिस्से ने इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से डिफेम करने की भी कोशिशें हुई। तो यहां से ये मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठाता है। फिर जब मेन स्ट्रीम मीडिया को ये लगा कि अब ये मूवमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मूवमेंट को कवर करना शुरू किया। अगर आप उस समय की रिपोर्टिंग देखेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, आपको शुरुआती दौर में इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलेगा। आप उस समय ये देखेंगे कि भारत जो है वो विभाजित हो गया है। एक भारत वो है और एक भारत की तस्वीर वो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, और एक दूसरे भारत की तस्वीर वो है जो सोशल मीडिया और खास तौर से इंस्टाग्राम पे चल रही है। दूसरा है कि इस चीज ने इस समय यह भी प्रूव हुआ कि जो सोशल मीडिया है वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकती है, और आगे चल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कैंपेन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगी, वोटर्स को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब आप जो है पॉलिटिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी होड़ लगते हुए देखेंगे, और एक बहुत इंक्रीज देखेंगे आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का सोशल मीडिया पे जो पॉलिटिकली आपको किसी एक तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर, है ना। इसी को मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा पॉलिटिकल स्फीयर है उसका क्या हो रहा है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इंस्टाग्राम के ऊपर 2 रील्स अपलोड करनी पड़ी, है ना, ओनली टू एड्रेस। और ये जो है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी परिचायक है। दिस प्रूव्स दैट प्रधानमंत्री मोदी जी इज इमोशनली इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मूड ऑफ द नेशन। और जनता, जहां आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा सड़क पर भी है, पर उस सड़क पे आंदोलन को लाने के लिए सोशल मीडिया ने जोर लगाया। तो मोदी जी को जो है वो मजबूर किया सोशल मीडिया ने कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो सोशल मीडिया पर आके जो है अपने बयान दें इन द फॉर्म ऑफ रील्स। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने जो सोशल मीडिया की ताकत है उसको दिखाया। लेकिन एक और उसका अगर हम डाउन साइड भी देखें
तो फेक न्यूज़ जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए आने वाले कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो फेक न्यूज़ भी बहुत सारा जो है वो आपको इस समय देखने को मिला। और ये जो फेक न्यूज़ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हुआ, ये अब एक और क्वेश्चन रेज करेगी वापस से। दिस विल ब्रिंग टू लाइमलाइट अनदर इंपॉर्टेंट इशू विच इज रेगुलेशन ऑफ मीडिया। मीडिया रेगुलेशन वापस से अब आप देखेंगे कि लाइमलाइट में आएगा, और खासतौर से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के आप देख सकते हैं कि सरकारों द्वारा हो सकते हैं प्रयास हों कि सोशल मीडिया को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो नैरेटिव्स, और ना केवल जो है वो इकोनॉमिक और बिजनेस नैरेटिव्स, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी अब सोशल मीडिया शेप करने लगा है। तो आने वाले समय में आप हो सकता है इस स्तर पे भी सरकारों द्वारा कुछ प्रयास देखेंगे। इन टोटल ये जो मूवमेंट था, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इसने युवाओं की जो लोकतंत्र में विश्वास है, आफ्टर स्पेशली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर, मेरे ख्याल से युवाओं का जो भरोसा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र का जो भरोसा युवाओं में है, ये दोनों ही चीजें मजबूत हुई हैं। तो इन टोटल दिस हैज बीन अ मूवमेंट जो कि काफी हद तक तो अभी हम ये मानेंगे कि अपनी इनकी जो 3 ऑफिशियल डिमांड्स थी, उसमें से एक डिमांड तो जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो आगे आने वाला समय बताएगा कि बाकी दोनों डिमांड्स एक्सेप्ट होती हैं कि नहीं। तो फिलहाल की स्थिति में तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो पार्शली सक्सेसफुल हुआ अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने में। पर उसके बियॉन्ड अगर हम लार्जर पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो दिस मूवमेंट हैज अचीव्ड more than what it sought to achieve. Thank you.